हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस फॉरेन अफेयर्स के बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जो इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट में सेंट्रल फिगर माने जा रहे हैं, रशियन यूक्रेनियन वॉर के। आज हम बात करेंगे डिटेल में प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बारे में, किस तरीके से उन्होंने अपना करियर शुरू किया, कैसे वो पावर लेडर पे ऊपर चढ़ते चले गए और आज रशिया में उनको लेके क्या परसेप्शन माना जाता है। दोस्तों, यह हो सकता है एग्जाम स्टैंड पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ना हो, लेकिन मुझे लगता है जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा पीस ऑफ नॉलेज, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए हो सकता है। किस तरीके से रशिया जो यूएसएसआर के टूटने के बाद लगातार डाउन टर्न पे था, कैसे उसने अपनी मिलिट्री माइट को, इकोनॉमिक माइट को रीगेन किया और वर्ल्ड स्टेज पे फिर से मसल फ्लेक्सिंग के थ्रू इस ग्रेट पावर गेम में एक इंपॉर्टेंट की प्लेयर बनता चला गया। किसी भी लेक्चर, वीडियो के रिसोर्सेज के लिए, पावर पॉइंट के लिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन, पहला लिंक इंग्लिश, सेकंड लिंक हिंदी, प्लस आप टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा? 24 फरवरी 2022 से लगातार कॉन्फ्लिक्ट चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में। बहुत सारी कोशिशें कर चुके हैं, जिसमें इंडिया भी कई बार कोशिश कर चुका है कि दोनों कंट्रीज मिल बैठ के जो भी डिफरेंसेस हैं उनको आपस में रिजॉल्व कर लें। एक तरफ वेस्ट का सपोर्ट है, दूसरी तरफ रशिया का अग्रेशन देखा चला जा रहा है। कई लोगों का यह भी कहना है कि जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, उनकी एक खासियत, खूबी मैं कहूंगा उनकी फॉरेन पॉलिसी की, वो है उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी, कि आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। कई बार जो वेस्टर्न थिंकर्स ने सोचा, रशिया ने कहीं उससे डिफरेंट एक्ट किया। जैसे जॉर्जिया का 2008 का अगर आप इंटरवेंशन देखें रशियन मिलिट्री का, वो शायद ही किसी ने एक्सपेक्ट किया हो, एंटिसिपेट किया हो। उसके बाद जैसे ही जॉर्जिया को 2008 में नेटो ने मेंबरशिप का ऑफर दिया, रशिया ने जॉर्जिया को नेटो ज्वाइन करने से रोकने के लिए 2008 में मिलिटरीली इंटरवीन किया और उसके बाद से जॉर्जिया के जो सपने रहे या ख्वाहिश रही या विश रही नेटो को ज्वाइन करने की, खत्म हो गई। इसके बाद 2014 में जब रशिया ने यूक्रेनियन पेनिनसुला से क्रीमिया को अनेक्स किया, तो उस वक्त यह भी नहीं कोई सोच पाया कि रशिया मिलिटरीली क्रीमिया को यूक्रेन से अनेक्स करेगा, क्योंकि यह जो क्रीमिया है, जो यूक्रेनियन पेनिनसुला का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, यह रशिया की जो ब्लैक सी फ्लीट है उसको होस्ट करता है। और यह सभी कुछ हुआ जब 2014 में जो प्रो रशियन वहां पे प्रेसिडेंट रहे विक्टर यानुकोविच, उनको जब हटा दिया गया, टॉपल कर दिया गया प्रोटेस्ट के थ्रू। उस वक्त रशिया को लगा अगर हमारे फेवरेबल प्रेसिडेंट नहीं होंगे तो हो सकता है हमारी जो ब्लैक सी फ्लीट है या वार्म वाटर्स में जहां हमारी नेवी एक्सेस करती है, वहां पर ब्लैक सी में हम कभी पहुंच ना पाए, स्टेशन ना हो पाए। तो इस वजह से बाद में लोगों को लगने लगा कि इस एप्रीहेंशन की वजह से शायद रशिया ने यूक्रेनियन पेनिनसुला क्रीमिया को अनेक्स किया होगा 2014 में। कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, टुक एवरीबॉडी बाय सरप्राइज। इसके एक साल बाद मतलब 2015 में पूरा वर्ल्ड जब इस डिबेट को लेकर बिजी था कि सीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं बशर अल असाद, क्या उनकी गवर्नमेंट टिक पाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जल्दी ही वो कोलैप्स हो जाएंगे। अनएक्सपेक्टेडली फिर प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने रशियन जेट्स और अपनी स्पेशल फोर्सेस को भेजा सीरिया में, इस वेस्ट एशियन कंट्री में जो कि एक रशियन नेवल बेस को भी होस्ट करता है मेडिटेरेनियन में। और सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असाद की किस्मत बदल गई। उनकी गवर्नमेंट शायद कोलैप्स हो जाती रशियन सपोर्ट के बिना, लेकिन रशियन सपोर्ट के साथ वो सरवाइव कर गए। बहुत सारे अनप्रेसिडेंटेड इंटरवेंशंस बाय रशिया, रशियन मिलिट्री एंड मोर सो बाय रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। ये तीनों चारों जो ऑपरेशंस हैं, इनको बड़ा ही सक्सेसफुल तरीके से देखा जाता है कि किस तरीके से जो नया रशिया है वो अपनी पावर को एक्सर्ट कर रहा है, अपनी पावर को प्रोजेक्ट कर रहा है। और जॉर्जिया 2008 का इंटरवेंशन एग्जांपल देखें तो जॉर्जिया में सिर्फ 12 दिन में ही रशिया ने अपना स्पेशल मिलिट्री इंटरवेंशन को कंप्लीट कर लिया। यूक्रेन में 3 वीक से ज्यादा हो गए हैं, अभी भी लड़ाई जारी है, पता नहीं कितना लंबी और ये कॉन्फ्लिक्ट चलेगी। क्रीमिया 2014 का जो एनेक्सेशन रहा, बिना किसी मेजर मिलिट्री ऑपरेशन के बड़ी आसानी से रशिया ने क्रीमिया को अनेक्स कर लिया, ताकि इनकी
जो ब्लैक सी फ्लीट है उसको वार्म वाटर एक्सेस करने से कोई दिक्कत ना हो। सिमिलरली सीरिया में भी जो रशिया का इंटरवेंशन है उसने पूरे सिविल वॉर का रुख मोड़कर जो सीरियन प्रेसिडेंट रहे बशार अल असद उनके फेवर में इसको कर दिया। इन सभी चीजों के पीछे एक चीज बड़ी कॉमन सी दिखाई देती है, मेटिक्यूलस प्लानिंग, मतलब बहुत डिटेल में सोच के साथ, समझ के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ, क्लैरिटी के साथ प्लान करना। रशिया ने लास्ट ईयर मतलब 2021 के एंड में जब हजारों की संख्या में अपने ट्रुप्स को, फोर्सेस को मोबिलाइज करना शुरू किया यूक्रेनियन बॉर्डर के वेस्टर्न पार्ट के पास, तो वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज बार बार इस बात को रिपीट करने लग गई कि रशिया एक मेजर वॉर या अटैक प्लान कर रहे हैं यूक्रेन पे। यह पहली बार शायद हुआ होगा जब यह जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी फैक्टर था रशियन इन्वेजन का, कि रशिया का पता नहीं चलता था कि कब क्या करने वाले हैं, इस बार शायद ऐसा नहीं हुआ। जब वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसी ने बार बार कहा कि रशिया जो ट्रुप्स इकट्ठा कर रहा है खासतौर से वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ यूक्रेन पे, उसका पर्पस हो सकता है यूक्रेन पे एक मेजर मिलिट्री अटैक, रशिया इसको बार बार मना करता रहा कि हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। लेकिन फिर फरवरी 24 को प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को ऑर्डर किया कि हमें यूक्रेन को डीमिलिटराइज और डीनाजीफाई करना होगा, क्योंकि यूक्रेन के खासतौर से जो ईस्टर्न पार्ट है जहां पर रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन है, वहां पर हो सकता है नाजीज ने उसको कैप्चर कर लिया हो या उनका मेजर इन्फ्लुएंस वहां पर आ गया हो। इसके बाद जब रशियन इन्वेजन स्टार्ट हुआ यूक्रेन का, तो तीन तरफ से अटैक किया गया। एक बेलारूस बॉर्डर की तरफ से नॉर्थ साइड में, दूसरा रशियन बॉर्डर से, और मॉस्को बैक्ड जो सेल्फ डिक्लेयर्ड डॉन्स्टेक और लुहांस्क रिपब्लिक्स हैं जिनको डॉनबास भी बोल जाता है, इनको ईस्ट से, और क्रीमिया को साउथ से। इन तीनों तरफ से रशिया ने घेरना शुरू किया यूक्रेन को, यूक्रेनियन टेरिटरी को। और जैसे ये अटैक अब थर्ड वीक को ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, रशियन ट्रूप्स ने तीनों तरफ काफी टेरिटरी को हालांकि कैप्चर किया है, लेकिन अभी भी जो मेजर यूक्रेनियन सिटीज हैं लार्जली रशिया को डिफाई करती चली जा रही हैं। वो रशिया के डोमिनेंस को मानने के लिए तैयार नहीं है। लोकल पॉपुलेशन लगातार रशिया को अपोज करती चली जा रही है। इसके अलावा यूक्रेनियन मिलिट्री आर्म फोर्सेस भी लगातार कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हैं रशियन फोर्सेस के साथ। एक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेडिक्टेबल या हिस्टोरिक रिस्पॉन्स देखा गया वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से, जिसमें यूएस की लीडरशिप में यूरोप भी यूनाइटेड फॉर्म में एक साथ होकर किस तरीके से रशिया को टैकल को किया जाए, रशिया के अग्रेशन को रोका जाए और फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन ना हो उसको कैसे इंश्योर किया जाए, इस डायरेक्शन में बहुत सारे स्टेप्स लिए गए। कई सारे टफ सैंक्शंस लगाए गए, जैसे जर्मनी ने, जो यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है जिसके थ्रू चीप रशियन ऑयल और गैस पंप किया जाना था यूरोप को, जर्मनी को, उसको अभी रोक दिया है। यूएस ने भी जो रशियन ऑयल एंड गैस है उसके इंपोर्ट पे पूरी तरह बैन लगा दिया है। इसके अलावा बहुत सारे फाइनेंशियल सैंक्शंस हैं, इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं। बहुत सारी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंपनीज हैं, वो भी रशियन इकोनॉमी को लगातार एग्जिट करते चले जा रहे हैं। स्विफ्ट सिस्टम से भी बहुत सारे रशियन बैंक्स को कट ऑफ कर दिया गया है, जिसपे भी हमने एक अलग से लेक्चर आपको डिलीवर किया। जर्मनी ने पहली बार वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक मेजर डिफेंस बजट हाइक को अनाउंस किया, वरना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एक्सपीरियंस के बाद जर्मनी लगातार शाय अवे करता रहा अपने डिफेंस पे कुछ भी स्पेंड करने से। लेकिन कहीं ना कहीं यूरोप को, जर्मनी को अब यह लगने लगा कि हमें अपने डिफेंस को खुद इंश्योर करना होगा, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन आ गई जैसी यूक्रेन को फेस करनी पड़ रही है तो बहुत मुश्किल हो सकती है। तो इसको यूरोपियन सिक्योरिटी हिस्ट्री है उसमें सबसे बड़ा डिसाइसिव शिफ्ट के तौर पे भी देखा जा रहा है। और जैसे जैसे लड़ाई ड्रैग होती जा रही है, वेस्ट लगातार नए नए सैंक्शंस रशिया पे इंपोज करता चला जा रहा है। और ऐसा दिखाई देता है कि रशिया के जो प्रीवियस मिलिट्री ऑपरेशंस रहे, चाहे वो जॉर्जिया में हो, चाहे वो सीरिया में हो, और भी कई जगह हो, उनके मुकाबले इस बार जो पूरा वॉर कैलकुलस है यूक्रेनियन केस में, यह बहुत डिफरेंट डायमेंशन को अटेन करता चला जा रहा है। और इन सबके पीछे जिस सेंट्रल फिगर को देखा जा रहा है, माना जा रहा है, न्यूज में बने हुए हैं, वो है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। थोड़ा सा समझा जाए उनकी लाइफ के बारे में, किस तरीके से उन्होंने पावर लेडर पे राइज किया, कैसे इतने इंपॉर्टेंट फिगर बन गए, और रशिया में आज उनको लेके क्या परसेप्शन है। प्रेसिडेंट पुतिन की बर्थ हुई 1952 में। स्टालिन का रशिया उस वक्त हुआ करता था, यूएसएसआर हुआ करता था।
और प्रेसिडेंट पुतिन 1975 में उन्होंने ग्रेजुएट किया लेनिनग्राड स्टेट यूनिवर्सिटी, जिसको अब सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी कहा जाता है। उसके बाद उन्होंने फॉरेन इंटेलिजेंस ऑफिसर की तरह केजीबी, जिसको कमिटी ऑफ स्टेट सिक्योरिटी कहा जाता है, या उस वक्त की सबसे खूंखार या एफिशिएंट इंटेलिजेंस एजेंसीज में से कहा जाता था ग्लोबली, उसमें 15 साल तक फॉरेन इंटेलिजेंस ऑफिसर के तौर पे काम किया, जिसमें 6 साल उन्होंने बिताए ईस्ट जर्मनी में, जो उस वक्त यूएसएसआर के कंट्रोल या सोवियत रिपब्लिक के कंट्रोल में रहा करता था। और 1999 मतलब 1 साल पहले सोवियत यूनियन के टूटने, डिसइंटीग्रेट या विघटन होने से पहले प्रेसिडेंट पुतिन ने रिटायर बेसिकली हो गए केजीबी से लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पे। यूएसएसआर टूटा, नया रशिया बना। उन्होंने अब डिसाइड किया कि मैं पॉलिटिकल कैरियर अपना शुरू करूंगा, और यह पॉलिटिकल कैरियर उन्होंने कहां से शुरू किया होगा? सेंट पीटर्सबर्ग से। जो जार्स बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ 1917 का, उससे पहले जार्स की कैपिटल हुआ करती थी सेंट पीटर्सबर्ग। 1994 में प्रेसिडेंट पुतिन पहले डेप्यूटी मेयर बन गए सेंट पीटर्सबर्ग के, और 2 साल बाद प्रेसिडेंट पुतिन ने मॉस्को मूव किया और वहां पर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को ज्वाइन किया एज एडमिनिस्ट्रेटर। 1998 में सबके नोटिस में आने लगे प्रेसिडेंट पुतिन, जब रशियन प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन ने उनको केजीबी को जो रिप्लेस करने वाली एजेंसी रही फेडरल सिक्योरिटी सर्विस, जिसको एफएसबी कहा जाता है, उनके डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया। और यह 1998 का अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर ऑफ द फेडरल सिक्योरिटी सर्विस एफएसबी एक माइलस्टोन इवेंट रहा। इसके बाद प्रेसिडेंट पुतिन को कभी भी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा। यह ऐसा दौर था जब यूएसएसआर टूट के रशिया बना, इकोनॉमी बड़ी खराब स्टेट में थी, पूरा रशिया अपने आप में बड़े स्ट्रगल चैलेंज के थ्रू गुजर रहा था। किसी भी हालत में 1998 इनफैक्ट 90s और अर्ली 2000s के जो डिकेड्स थे, रशिया किसी भी कंडीशन में नहीं था कि नेटो को किसी भी एंगल से वो चैलेंज कर सके। इसका फायदा उठा के क्रिटिक्स का यह कहना है कि नेटो अब लगातार ईस्टर्न यूरोप में भी अपने एक्सपेंशन को इंश्योर करना शुरू कर चुका था। रशिया की हालत खराब पॉलिटिकली, नेटो बहुत पावरफुल, रशिया चैलेंज नहीं कर पा रहा है। दूसरी तरफ रशिया में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, सिविल वॉर, चेचन्या का इश्यू, सेपरेटिस्ट, उनकी अलग एक इश्यू बना हुआ था। फाइनली उस वक्त के रशियन प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन, उनको बड़ा मुश्किल लगा इन सारी सिचुएशंस के साथ डील करना, इन इश्यूज को सॉर्ट आउट करना, कि इतनी बड़ी कंट्री लेकिन अभी इतनी वीक हो चुकी है, कैसे इन इश्यूज को सॉर्ट आउट किया जाए। तो वो अपने सक्सेसर के रूप में एक केपेबल हैंड ढूंढना शुरू कर चुके थे, और उनको प्रेसिडेंट पुतिन के रूप में अपना एक फॉर्मिडेबल सक्सेसर दिखाई दिया। और इसी क्रम में 1999 में प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन ने प्रेसिडेंट पुतिन को प्राइम मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट कर दिया। और जब प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन ने स्टेप डाउन किया, वो हटे, तो प्रेसिडेंट पुतिन उस वक्त पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट बने, और फिर 2000 में उन्होंने पहला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ा। फर्स्ट टर्म उन्होंने स्टार्ट की एज रशियन प्रेसिडेंट इन द ईयर 2000। दोस्तों, शुरुआत के दिनों में जब प्रेसिडेंट पुतिन की प्रेसिडेंसी आई अर्ली 2000s में, तो रशिया के कैसे टाइज रहे होंगे वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ, मतलब यूएस के साथ, यूरोप के साथ, इन जनरल काफी कॉर्डियल, काफी हेल्दी, काफी पीसफुल। रशिया को यूरोप और यूएस ने जो G7 इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज हैं उसमें शामिल कर लिया 1997, और प्रेसिडेंट पुतिन ने जो यूएस का वॉर रहा ऑन टेरर, सितंबर 11 के टेररिस्ट अटैक के बाद, उसको पूरी तरह सपोर्ट किया। 2001 में यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश और प्रेसिडेंट पुतिन की जब मुलाकात हुई, तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने प्रेसिडेंट पुतिन के बारे में कहा कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बहुत ही ट्रस्टवर्दी हैं, हम दोनों के बीच में बड़ा अच्छा कॉन्वर्सेशन हुआ, वी हैड ए वेरी गुड डायलॉग। इनफैक्ट प्रेसिडेंट बुश ने यह भी कहा प्रेसिडेंट पुतिन के बारे में कि मैं एक सेंस समझ सकता हूं प्रेसिडेंट पुतिन किस तरीके से सोचते होंगे। प्रेसिडेंट पुतिन मुझे लगा बहुत ही डीपली कमिटेड है अपनी कंट्री को लेके, और उनके कंट्री के बेस्ट इंटरेस्ट में क्या है उसको परस्यू करने के डायरेक्शन में। चीजें स्मूथली चलती रही, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। जो ग्रेट पावर गेम है कोल्ड वॉर के दौरान, जो यूएसएसआर और यूएस या वेस्टर्न वर्ल्ड के बीच में चलता रहा, वो लगभग एक डिकेड तक शांत रहा, या डिकेड एंड हाफ तक शांत रहा।
चीजें बदलने लगी 2003 जब यूएस ने इन्वेड किया इराक को, तो रशिया ने इसको अपोज करना शुरू कर दिया। इसके अलावा एक ऐसा पीरियड भी आया रशिया में अंडर प्रेसिडेंट पुतिन, जब रशिया को लगा कि हमें इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं होना है, हमें फोकस करना है अपनी इकोनॉमी, अपनी अर्थव्यवस्था को बेटर करने में, अपनी मिलिट्री पावर को फिर से रीगेन करने में। और जब 2003 का इराक इन्वेजन हुआ तो नेटो को लगा क्योंकि रशिया अब उस हालत में नहीं है कि हमें रोक सके, उन्होंने और ज्यादा अपने आप को बढ़ाना शुरू किया ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में। और ये 2003-2004 के आसपास है कि 3 और बाल्टिक कंट्रीज, लिथुविया, लिथुनिया, एस्टोनिया, और ये तीनों ही कंट्रीज रशिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके अलावा 4 और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, इनको भी नेटो की मेंबरशिप दे दी गई। इसके बाद प्रेसिडेंट पुतिन की 2007 की लैंडमार्क स्पीच म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वहां पर अपना जो क्लियर कट ऑपोजिशन था उसको एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया। 2007 कि जो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस रही, उसकी स्पीच में प्रेसिडेंट पुतिन ने बहुत क्लियरली कहा कि यह जो ग्लोबल ऑर्डर है यह मोनोपोलिस्टिक है, मोनोपोलिस्टिक डोमिनेंस का क्लासिक एग्जांपल है। मतलब सिर्फ एक ही कंट्री या सिर्फ गिने चुने कंट्री या एक सिंगल ब्लॉक का ही हर चीज के ऊपर मोनोपोली है, कब्जा है। उन्होंने कहा एक ही सेंटर ऑफ पावर है, एक ही सेंटर ऑफ फोर्स है, एक ही सेंटर ऑफ डिसीजन मेकिंग है, एक ही वर्ल्ड मास्टर है, एक ही सॉवरेन है, और वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इस वजह से उनके हिसाब से इस 2007 की स्पीच में उन्होंने कहा कि यूएस ने अपनी इस मोनोपोली की वजह से कई सारे जो नेशनल बॉर्डर्स हैं, कई सारे जो एरियाज हैं जहां उनको क्रॉस नहीं करना चाहिए थे, अपनी लिमिट्स को क्रॉस करते चले जा रहे हैं। मतलब 2000 से 2007 तक रिलेटिवली कॉर्डियल रिलेशनशिप, लेकिन 2007 में रशिया ने अपना डिस्प्लेजर एक्सप्रेस करना बिल्कुल साफ साफ करना शुरू कर दिया। यह जो 2007 की स्पीच रही म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की, यह आज तक का सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंटेड एक्सप्रेशन स्पीच समझी जाती है, जो अगले डिकेड एंड ए हाफ में रशिया की जो डिफरेंट पॉलिसी थिंकिंग है, पॉलिसी मेकिंग है, उसको डिफाइन करता चला गया। 2006-7 तक नेटो का जो एक्सपेंशन रहा, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और ऐसे भी कंट्रीज जो रशिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, क्योंकि रशिया उस वक्त वीक था इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, मिलिटरीली, तो उस एक्सपेंशन को अपोज नहीं कर सका। लेकिन जब 2008 में नेटो ने जॉर्जिया और यूक्रेन को भी अपनी मेंबरशिप ऑफर की, तो रशिया ने रेड लाइन ड्रॉ कर दी। रशिया ने कहा अब हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि आप उन सभी कंट्रीज को नेटो की मेंबरशिप देते चले जा रहे हैं जो हमारे साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, जहां पे हमारी ब्लैक सी फ्लीट बेस्ड है। तो कहीं ना कहीं इस एक्सपेंशन का ऑब्जेक्टिव एम हो सकता है रशिया को एनसर्कल करना और नेटो को रशिया के दरवाजे तक पहुंचाना, जो रशिया की सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, डेट्रीमेंटल है। और इसी के रिएक्शन में 2008 में प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने ट्रुप्स को भेजा जॉर्जिया में। उन्होंने कहा कि 2 ब्रेक अवे रिपब्लिक्स हैं, साउथ ऑस्ट्रेशिया एंड अस्केरिया, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये स्पेशल मिलिट्री इंटरवेंशन इंश्योर कर रहे हैं। लेकिन 2008 के इस 12 दिन के जॉर्जिया के ऑपरेशन के बाद जॉर्जिया ने नेटो की मेंबरशिप लेने से मना कर दिया। द सिग्नल वॉज वेरी लाउड एंड क्लियर। सिमिलरली 2014 में पहले उन्होंने क्रीमिया को अनेक्स किया। जैसे ही प्रो रशियन गवर्नमेंट वहां पर फॉल हुई यूक्रेन में, उनको लगा कि अगर जो नए प्रेसिडेंट हैं वो अगर रशिया के फेवर में नहीं हुए तो हमारी जो ब्लैक सी फ्लीट है उसको वार्म वाटर एक्सेस मिलना शायद बंद हो जाए। जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई 2014 में, अब वो 2022 में आके एक फुल ब्लोन फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट होती हुई दिखाई देती है। तो ये एवोल्यूशन रहा प्रेसिडेंट पुतिन का इन रशिया और वेस्टर्न वर्ल्ड और रशिया के रिलेशनशिप्स का अंडर प्रेसिडेंट पुतिन। होम टर्फ पे या रशिया में प्रेसिडेंट पुतिन की क्या सिचुएशन है, क्या इमेज है, क्या उनकी ग्रिप है? रशिया में प्रेसिडेंट पुतिन बहुत टाइट ग्रिप के साथ वहां पर रूल करते हुए नजर आते हैं। कई लोगों का यह भी कहना है कि अगर आप गवर्नमेंट लीडर्स देखें यूरोप के, तो ये सबसे लंबे सर्विंग गवर्नमेंट लीडर्स के रूप में भी देखे जाते हैं। जब 2000 में पहली बार प्रेसिडेंट बने, उस वक्त रशियन कॉन्स्टिट्यूशन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की तरह 2 टर्म की लिमिट इंपोज करता था किसी भी कैंडिडेट के ऊपर। मतलब आप 2 बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं, उसके बाद आपको हटना ही होगा। 2008 आया तो कॉन्स्टिट्यूशन
आपको अलाउ नहीं करता था कि आप फिर से प्रेसिडेंट बन जाएं। तो उसका उन्होंने रास्ता निकाला और 2008 में प्रेसिडेंट बनने के बजाय उन्होंने चूज किया प्राइम मिनिस्टर बनना अंडर प्रेसिडेंट दिमित्री मेडवेडेव। और यह भी कहा जाता है कि जो प्रेसिडेंट दिमित्री मेडवेडेव थे वो प्रेसिडेंट पुतिन के ही दोस्त थे, इन्होंने ही उनको प्रेसिडेंट बनाया ताकि अपने हिसाब से गवर्नमेंट चल सके। इसके बाद 2012 में जब 4 साल खत्म हुए प्रेसिडेंट दिमित्री मेडवेडेव के, तो फिर से प्रेसिडेंट पुतिन वापस से प्रेसिडेंसी गेन कर चुके थे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कराया कि 2 टर्म की जो लिमिट है प्रेसिडेंट बनने पे, ये ठीक नहीं है, इसको हटा दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, ताकि जितने भी दिन कोई प्रेसिडेंट रहना चाहता है वो अलाउ किया जाए। प्रेसिडेंट पुतिन के जो मेन वोकल ऑपोजिशन लीडर हैं अलेक्सी नेवल ने अभी कई असैसिनेशन अटेम्प्ट्स सर्वाइव करने के बाद, जिसमें लेटेस्ट रहा अगस्त 2020 का, प्रिजन में है। बोरिस नेमस्टेव ये भी एक और ऑपोजिशन पॉलिटिशियन है। मॉस्को में फरवरी 2015 में इनका भी असैसिनेशन होते हुए देखा गया। जो मेन स्ट्रीम ऑपोजिशन पार्टीज हैं जैसे कम्युनिस्ट पार्टी हैं, वो किसी भी तरह का कोई मीनिंगफुल चैलेंज प्रेसिडेंट पुतिन की जो ग्रिप है, होल्ड है पावर पे, उसको चैलेंज करती हुई दिखाई नहीं देती। हो सकता है बाकी दुनिया को या बाहर की दुनिया को या ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को या वेस्टर्न थिंकिंग को ये जो क्रैकडाउन है, मिलिटरिज्म है, ये पसंद ना आए, लेकिन रशिया में प्रेसिडेंट पुतिन एक बहुत ही पॉपुलर लीडर है आज भी। अगर फरवरी 2022 की आप रेटिंग्स देखें तो प्रेसिडेंट पुतिन की अप्रूवल रेटिंग कितनी होगी? 71% पूरे रशियन रिपब्लिक में, जो मई 2018 के बाद हाईएस्ट देखी गई। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि प्रेसिडेंट पुतिन की जो अप्रूवल रेटिंग्स है 59% से नीचे कभी भी नहीं गिरी। और इसके पीछे जो मेन रीजन माना जाता है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने जो एक कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल मॉडल है रशियन पॉलिटिक्स का, जिसको कई क्रिटिक्स का कहना है मैनेज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो है, लेकिन आप अपने हिसाब से खुद को चुनवा लेते हैं, खुद के चाहने वालों को चुनवा लेते हैं, आपके फेवर में उनको चुनवा लेते हैं। तो डेमोक्रेसी है, लेकिन एक मैनेज डेमोक्रेसी है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स मॉडल को बहुत अच्छे तरीके से मास्टर कर लिया है। तो एक तरफ तो रशिया को मैनेज कर रहे हैं, दूसरी तरफ लगातार उन्होंने जो रशियन इन्फ्लुएंस है और वेस्ट को जो चैलेंज, उसको भी आगे एक्सटेंड करते हुआ नजर आता है ये नया रशिया अंडर प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। तो दोस्तों, ये रही स्टोरी पूरी प्रेसिडेंसी ऑफ व्लादिमीर पुतिन। कैसे स्टार्ट किया, यूएसएसआर में क्या रोल रहा, कैसे पॉलिटिकल करियर शुरू किया, शुरुआती दिनों में वेस्ट के साथ रिलेशनशिप कैसे कॉर्डियल रहे, और 2006-07 जब नेटो और एक्सपेंड करने लगा ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में, रशिया के बॉर्डर तक पहुंचने लगा, तब रशिया ने अनकंफर्टेबल होकर तब तक अपनी इकोनॉमी को रीबिल्ड किया, अपनी मिलिट्री को रीबिल्ड किया और तैयार हो गया वेस्ट को एक फॉर्मिडेबल चैलेंज पोज करने के तौर पे। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।